अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर नंबर 3 में आपका अल्केमिस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जो एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स इन कूलिंग टावर्स और वाटर ट्रीटमेंट उनको हम डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी आज का लेक्चर रिगार्डिंग कोरियन होगा और स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। एंटरप्रेन्योर्स आर सिंपली दोज हु अंडरस्टैंड दैट there is little difference between obstacle and opportunity and are able to run both to their advantages। तो अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो कोई रुकावट आएगी या कोई भी आपका फेलियर आएगा तो उसके अंदर, जैसे हमने लास्ट में भी कहा था कि फेलियर्स के अंदर सक्सेस स्टोरीज़ निकलती हैं। तो कोई रुकावट आए या कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उन दोनों को अपने एडवांटेज के लिए वो इस्तेमाल करेगा। नो टर्निंग टू द प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में आज ये जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम में कोरियन, इसको एब्रीविएशन में हमने COR लिखा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बायो लिख लिया, स्केल को SCA और फाउलिंग को FOU हमने लिखा। अब अगर सिस्टम में कोरियन है तो मेटल फेलियर, मेटल लॉस, और मेटल लॉस जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से भी और फाउलिंग की वजह से भी आएगा। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इनको हम डिस्कस करेंगे। अब प्रोसेस कंटामिनेशन जो है वो कोरियन की वजह से हो सकती है कि सिस्टम कोरोड हो और वो जो कोरियन डिपॉजिट्स हैं वो आपके किसी प्रोसेस के अंदर कंटामिनेट कर दें आपके प्रोसेस को। हीट ट्रांसफ़र रिडक्शन जो है वो इन चारों वजह से हो सकती है। कोरियन होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, स्केलिंग होगी, फाउलिंग होगी, तो उससे फ़्लो में हिंड्रेंस आएगी और जो अक्रॉस से हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो हीट ट्रांसफ़र उसमें रिड्यूस्ड होगी। वुड डिटेरिएशन बायोलॉजिकल एक्टिविटी है प्योर, और रिस्ट्रिक्टेड वाटर फ़्लो भी चारों चीज़ों से है। कोरियन डिपॉजिट डिसलॉज हुए, उन्होंने आपकी ट्यूब्स को चोक कर लिया, बायोलॉजिकल ग्रोथ ऐसी आ गई, स्केलिंग आ गई, फाउलिंग आ गई, जिससे आपका फ़्लो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। और कूलिंग टावर की एफिशिएंसी रिड्यूस जो है वो होगी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी से स्लाइम आ जाए, एल्गल ग्रोथ आ जाए, और उसमें लाजिमी बात है कि पानी प्रॉपरली शावर ना हो और उसको एयर टू वाटर कांटेक्ट ना मिले, उससे कूलिंग टावर की एफिशिएंसी डाउन होगी और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी फाउलिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। फाउलिंग को फिर जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे तो फाउलिंग में बायोलॉजिकल फाउलिंग भी हो सकती है और फिज़िकल फाउलिंग भी हो सकती है। सिमिलरली ऑब्नॉक्शियस स्मेल जो है वो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। कोई सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जनरेट हो गए, वैसे बदबू फैल रही है, उससे स्लाइम्स हैं, स्लाइम फार्मिंग बैक्टीरिया है, उससे जो है वो ऑब्नॉक्शियस स्मेल जो है वो कूलिंग टावर और सिस्टम के अंदर आ सकती है। रिड्यूस आउटपुट, वही चारों के चारों जो फैक्टर्स हैं वो इसको कर सकते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ, जैसे हमने अभी सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया SRB की बात की, तो एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर ग्रो करते हैं, वो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन उससे होगी। और फाउलिंग जो है वो भी बेसिकली जब हम सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया को इन लेटर स्टेज डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फाउलिंग में अंडर डिपॉजिट कॉलोनीज़ में ये कैसे, चूँकि इनके लिए साइडल स्पेशी ऑक्सीजन है, इनको जैसे ऑक्सीजन मिलती है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अपने लिए वो हाइड आउट ढूँढेंगे लो फ्लो एरियाज़ में जहाँ इनको ऑक्सीजन ना मिले। और स्टैंडर्ड फाउलिंग जो है वो कोरियन और बायोलॉजिकल और फाउलिंग इफ़ेक्ट की वजह से कूलिंग टावर प्रॉब्लम में। नेक्स्ट स्लाइड में आप कोरियन को जैसे हमने डिस्कस किया, ये मेटल के ऊपर कोरियन है और ये फाउलिंग, और हमें ये दरमियान में क्लीन पाइप नज़र आ रहा है, और बाकी एसोसिएटेड 4 प्रॉब्लम्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं एक वंस गो में। स्केलिंग है, जैसे रिस्ट्रिक्टेड फ़्लो आ जाएगा, जैसे ये हमें महसूस हो रहा है कि पाइप का जो डाया वो कम हो गया हुआ है, और डिपोजिशन वो भी नज़र आ रहा है। स्केलिंग डिपोजिशन ये एक ही चीज़ हुई, तो जिससे हमें ये नज़र आ रही है डिपोजिशन में एनीओ
कुरेयन प्रोडक्ट्स और स्केलिंग दोनों मिलके एक डिपोजिशन होगी स्केलिंग पे, और एक आयनिक डिपॉजिट्स हैं, प्रेसिपिटेशन है। और अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम्स को अगर आप देखें, कुरेयन मेटल कन्वर्ट्स टू ऑक्साइड। तो कुरेयन को बहुत यानी कि जो हमारे 4 प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम एक एक लाइन में एक्सप्लेन करें, तो मेटल कन्वर्ट्स टू ऑक्साइड, तो दे टेंड टू रिवर्ट टू इट्स ओर। तो जिस फार्म में, ये रा फार्म में, ओर में अपनी जहाँ से मादनियात निकाले गए हैं, जो इसकी माइंस थी, उस हालत में ये वापस जाएगा। लाज़िम बात है कि ये प्रोसेस करके कोई भी मेटल है, अगर आयरन है तो वो जिस फॉर्म में है नेचुरली, तो वो उस फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में वापस जाने की कोशिश करेगा। स्केल क्या है? हार्ड एडेरेंट डिपोजिशन क्रिएटेड इन प्लेस। तो ये जहाँ हीट एक्सचेंज होगी वहाँ हार्ड डिपॉजिट जो हैं वो वहाँ जो हीट एक्सचेंज के साथ वो डिपॉजिट होंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, ये नेचुरल फिनोमिना है। फाउलिंग में सस्पेंडेड सॉलिड एकमुलेशन भी है फाउलिंग में, और काज बाय सॉलिड इनग्रेस एंड ऑल अबव। और फाउलिंग में एक तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो बैठेंगे, या बायोलॉजिकल जो ग्रोथ है वो डिसलॉज होके, कूलिंग टावर से एल्गा है वो डिसलॉज हुआ और आके हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स में या प्लेट्स में, या लो बेंड एरिया, लो फ्लो एरिया जो हैं, जो बेंड्स होते हैं या डेड एंड्स हैं किसी भी हीट एक्सचेंजर की अगर हम बात करें, तो उसका शेल एंड जो है उसमें कहीं जाके अगर वो फाउलिंग हो रही है, तो वो स्केलिंग की वजह से भी है, कुरेयन की वजह से भी। वाटर साइकिल को थोड़ा सा अगर हम समझ लें कि जैसे ये तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है कि पानी प्रेसिपिटेट हुआ बारिश की फॉर्म में, वो इनफेक्ट एवोपरेट होके बादलों में गया, और अब ज़मीन की कुछ जो लेयर्स हैं वहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक सर्टेन लेवल तक पाई जाती है, और उसके बाद हम नीचे महसूस कर रहे हैं वाटर टेबल से नीचे नॉन पोरस रॉक्स हैं, जो एक किस्म का बेड प्रोवाइड करते हैं, एक किस्म का पॉकेट प्रोवाइड करते हैं पानी के लिए, जिसके अंदर पानी एक सर्टेन लेवल पे होता है, और वो हम बोर करके उसको पंप आउट कर रहे हैं। अब ये जो पानी है इसके अंदर कैटाइंस भी हैं और एनाइंस भी हैं, जैसे ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन। तो ये कैटाइंस एनाइंस के साथ मिल के, जैसे कैल्शियम तो कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट, ऐसे ही मैग्नीशियम के ये सारे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और ये सारी एंड सो ऑन हो सकते हैं। पानी के अंदर सिलिका है, सस्पेंडेड सॉलिड, माइक्रोब्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मैनी मोर थिंग्स जो पानी के अंदर हैं। अब ये चीज़ें आगे हमें प्रॉब्लम कब करेंगी, तो अब हम अपने पहले जो प्रॉब्लम है कुरेयन, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं कि कुरेयन बेसिकली है क्या। कुरेयन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल इनटू अ मोर केमिकल स्टेबल ऑक्साइड इट्स इन ओर फॉर्म। जैसे हमने कहा कि इट टेंड्स टू गेट बैक टू इट्स ओर कंडीशन। तो ये चाहेगा जो आयरन के ये ओर फॉर्म में वापस, ऑक्सीडाइज फॉर्म में वापस जाए, सच इस ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड स्टेट, उसमें ये वापस जाने की ये इसके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है, इसे नेचुरल टेंडेंसी। तो हमारी ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो इस नेचुरल टेंडेंसी को ही इनहिबिट करेंगी, रोकेंगी या इवन कम करेंगी। इसी ग्रेजुअल डिटेरिएशन ऑफ मटेरियल यूजुअली अ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। तो कुरेयन एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, किसी एक एंड से दूसरे एंड से एंड तक जो वो मूवमेंट है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। कुरेयन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ मेटल सरफेस एंड एन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो हमारे इस केस में पानी सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस वजह से इसके अंदर आयंस मौजूद हैं। कंडक्टिविटी के लेक्चर को अगर हम रिकॉल करें तो उसमें आयंस होने की वजह से ही वो एक इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है। सो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो वो हम यही महसूस कर रहे हैं कि जहाँ हमें इस स्लाइड में भी शो हो रहा है और नेक्स्ट इंशाल्लाह कपल ऑफ स्लाइड में भी इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल रहा है वहाँ हमें पिट जो है वो नज़र आ रही है,
और जहाँ जाके इसने जहाँ कैथोड बनेगा तो वहाँ जाके हमें एक डिपॉज़िट नज़र आएगा। और ये किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का डिफरेंस आ सकता है कि सेम मेटल है, उसके अंदर ड्यू टू स्ट्रेसेस, ड्यू टू किसी दूसरी ऐसी मेटल के साथ वेल्डेड है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे फ्राम हाई ईवी टू लो ईवी, हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ। तो जो एक नेचुरल टेंडेंसी है डिफ्यूजन की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ने एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल किया, जैसे कि इस स्लाइड में आपको हमने शो किया। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, the chemically non-uniform surface of metal behave like small electric cells in the presence of water containing dissolved oxygen and carbon dioxide। तो जो सेल जो है, सेल की डेफिनेशन बेसिकली होती ही हुई है कि इसके अंदर एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ये एनोड और कैथोड जो हैं वो अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ये बता रही है कि कोई मेटल यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म उसकी कंडीशंस पाई जा सकती हैं। इसमें थोड़ी अगर हम इन डेप्थ जाएं तो मेटल के एक हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स का सी होगा। इसको इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी कहा जाता है। एक तरफ हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों और एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हों, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टूवर्ड्स लो पोटेंशियल की तरफ। तो वहाँ एनोड जहाँ से मूव करेगा वहाँ एनोड बन जाएंगे, जिस तरफ को उसने मूव करना है वहाँ कैथोड बन जाएंगे। तो कोरिजन बेसिकली जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, तो कुछ रिएक्शन हमारे कैथोड पे हो रहे हैं और कुछ रिएक्शन हमारे एनोड पे हो रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ इसमें भी शो हो रहा है कि एनोड में आयरन से जो आयरन है वो डिटेरिएट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे हमने कहा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद है, हाइड्रोक्सिल आयन पानी के अंदर मौजूद हैं, उससे फेरिक हाइड्रोक्साइड वो बना और एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव किया कैथोड की तरफ। और वही हमें जैसे इस रिएक्शन में शो हो रहा है कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो अवेलेबल हाइड्रोजन आयन्स पानी के अंदर मौजूद हैं उनके साथ उसने अपना रिएक्शन किया और उससे और ऑक्सीजन जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है वो पानी के साथ जब रिएक्शन किया उसने हाइड्रोक्सिल आयन बनाए। और अगर पानी के अंदर सल्फेट्स मौजूद हैं तो उन्होंने भी अपने सल्फाइड आयन बना के पानी के अंदर दिए। तो अब जैसे हमने ये डिस्कस किया कि ये अपनी और फॉर्म में वापस जाएगा जिसमें ये ऑक्साइड फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में होगा। तो ये पानी एक बेसिकली एक बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे ये टेंडेंसी और स्पीड अप हुई इलेक्ट्रॉन। जी इस स्लाइड में भी बेसिकली कोरिजन सेल को ही एक्सप्लेन किया गया है कि कैथोड एरिया और एनोड एरिया में कैसे इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हो रही है और रिडक्शन ऑफ आयंस एंड ऑक्सीजन ये कैथोड की तरफ, और मेटल जो है वो एनोड से उसने इलेक्ट्रॉन दिए। और ये जैसे पिक्चर में शो भी हो रहा है कि वहाँ पिट जो है वो क्रिएट हो गई हुई है। अगेन वही वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट है और ऑक्सीजन का अटैक हमें एनोड के ऊपर महसूस हो रहा है और वहाँ हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड वो नज़र आ रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ, और वहाँ कैथोड पे भी ऑक्सीजन का अटैक है और वहाँ हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं। और ये हाइड्रोक्सिल आयन आयरन के साथ जहाँ से आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ किए तो इनकी आपस में बाइंडिंग हो गई FeOH2 में, फेरिक हाइड्रोक्साइड में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कोरिजन रिएक्शन है वो मेटल लॉस अकर्स एट एनोड के, जैसे हमें रिएक्शन में शो हो रहा है कि पहले Fe0 है, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसमें +2 आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इसका मतलब 2 हाइड्रोक्सिल आयन अब इसके साथ आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जो हम इससे पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बता चुके हैं। ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड, ए नेचुरल एंड अल्कलाइन सिस्टम हाइड्रोक्सिल आयन विल फॉर्म। वही जो हम इससे पहले रिएक्शंस को कर चुके हैं कि अब यहाँ हमारे हाइड्रोक्सिल आयन क्रिएट हो गए, माइग्रेशन ऑफ आयन कंप्लीट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट कंप्लीट हुआ और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करना शुरू हुए फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
चाय का भी थोड़ा सा एक सिप ले लेते हैं बीच में। यही जो माइग्रेशन है अल्कलाइन मीडिया में, ये इस आपको पिक्चर में भी शो हो रही है, और वही एनोड कैथोड का मूवमेंट। और अल्कलाइन मीडिया लाजिम बात है, हाइड्रोजन आयन जहाँ पे मौजूद हैं पानी में, वहाँ हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद हैं, तो FeOH तो इसमें बनना ही बनना है। तो वो हमें नज़र आ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से कैथोड से मूव कर रहे हैं इन अल्कलाइन मीडिया। अब कुरेनियन 4 स्टेप रिएक्शन है। कुरेनियन 4 स्टेप रिएक्शन में अब स्टेप 1 में क्या हुआ, एट एनोड प्योर आयरन बिगेंस टू ब्रेक डाउन इन कॉन्टैक्ट विद द कूलिंग वाटर। वही कूलिंग वाटर जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। दिस स्टेप लीव्स बिहाइंड इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज़ को हम बार बार मुख्तलिफ स्लाइड में से शो कर रहे हैं कि हमें जो कुरेनियन के जो स्टेप्स हैं पूरे समझ आ जाएंगे, कुरेनियन होगी कैसे और कुरेनियन जैसे होनी है। चूँकि मैं इस पर एम्फेसिस कर इस वजह से रहा हूँ कि आगे कुरेनियन इनहिबिटर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास एनोडिक इनहिबिटर भी हैं, कैथोडिक भी हैं। एनोडिक क्या करेंगे, कैथोडिक क्या करेंगे, उससे पीछे जब तक हमें पूरी केमिस्ट्री इसकी समझ नहीं आएगी उस वक्त तक हम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब आप इस स्टेप 2 में भी देख लें, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू मेटल टू द कैथोड। बिल्कुल ये चीज़ पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि एनोड से कैसे। अब यहाँ जो इस आपको इसमें नज़र आ रहा आयरन और टिन के 2 मेटल्स हैं, तो आयरन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है, टिन का कम है, तो आयरन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं टिन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ गया। और अब यहाँ क्लियरली ये आपको नज़र आ रहा है कि एनोड से जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ हमें पिन होल, वहाँ पिट नज़र आ रही है, और दैट इज़ द पिटिंग कुरेनियन। हम कुरेनियन टाइप्स ऑफ कुरेनियन इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे वो पिन होल यहाँ हो जाएगा। और जो डिपॉजिट हमें नज़र आ रहे हैं, और बहुत से लोगों ने हीट एक्सचेंजर जब खुलते हैं तो उनमें देखा हुआ होगा कि उनको ऐसे फोड़े बने हुए नज़र आते हैं। अगर आप उनको प्रेस करें तो वो अंदर से हॉलो होते हैं और वो ब्लैकिश होते हैं। वो ब्लैकिश क्यों होते हैं, वो बेसिकली वही SRBs सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया उन डिपॉजिट के नीचे बैठ जाते हैं। तो बेसिकली यही आयरन यहाँ से उठा और किसी दूसरे एरिया में जाके, तो ऐसे हीट एक्सचेंजर में आप देख सकते हैं आपको क्लियर पिट्स और डिपॉजिट्स नज़र आएंगे। तो आप मेक श्योर आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि जहाँ पिट्स हैं वो एनोड हैं और जहाँ डिपॉजिट है वो कैथोड है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है जी। स्टेप 3 में आप क्या है, स्टेप 3 में एट द कैथोड केमिकल रिएक्शन अकर बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन कैरिड बाय द कूलिंग वाटर। कूलिंग टावर ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया आपको, अब इस ऑक्सीजन को आप कट ऑफ नहीं कर सकते। बॉयलर्स, जब बॉयलर्स को पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीजन स्कैवेंजर डाले जाते हैं ऑक्सीजन निकालने के लिए, लेकिन कूलिंग टावर में तो हम ऑक्सीजन खुद दे रहे हैं फॉर कूलिंग एयर टू वाटर, जो कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाने के लिए, और उससे ही कूलिंग होनी है। तो ऑक्सीजन तो हमें कूलिंग टावर से आ रही है, तो वो वहाँ रिएक्शन स्पीड अप होगा। दिस रिएक्शन फॉर्म हाइड्रोक्साइड। वही हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कैथोड के ऊपर कैसे होगा वो आप स्लाइड में देख सकते हैं। अब स्टेप 4 फाइनल, वही जिसमें कुरेनियन कंप्लीट हो गई। डिजॉल्व्ड मिनरल्स इन द कूलिंग वाटर कंप्लीट्स द इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट बैक टू द एनोड। तो अब ये ट्रेवलिंग कैसे होगी, इसको वो मीडिया मिले, वो वैक्यूम ख़त्म हो के इलेक्ट्रॉन, लाजिम बात है डिस्टिल वाटर में, डीवन वाटर में तो ट्रेवल नहीं करेगा। तो कूलिंग टावर में TDS भी बिल्डअप हो रहे हैं। तो अब ये TDS जो जैसे जैसे बिल्डअप हो रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, वो कंप्लीट हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल कंप्लीट हो। तो वही इस आपको ये जो अटैच इसके अंदर एक हमने स्लाइड में जो एक तस्वीर है उसमें शो हो रहा है। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कुरेनियन। कुरेनियन pH डिपेंडेंट है, टेम्परेचर, डिजॉल्व सॉलिड्स, सिस्टम डिपॉजिट्स, वाटर वेलोसिटी और माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। अब इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। द कुरेनियन रेट टेंड्स टू डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू pH। कि अगर हम कुरेनियन वर्सेस pH देखें तो जैसे जैसे pH बढ़ेगी कुरेनियन कम होगी। यही हमें ये स्लाइड में शो हो रहा है कि जैसे pH हम 5 में थे तो हमारी कुरेनियन का यूनिट जो वो 100% पे है, तो वो जैसे जैसे हम 7 तक आए तो वो कम हुआ, और जैसे हम अल्कलाइन साइड पे गए तो कुरेनियन नेग्लिजिबल होगी। हाँ, अपन नेक्स्ट हम बॉयलर में कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट पढ़ेंगे कि अल्कलाइन जब pH भी हो जाएगी 10+ में जब हम चले जाएंगे
तो हमारा ग्राफ फिर ऊपर उठेगा, जिसको कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट कहते हैं, मेटल फैटिग, मेटल फेलियर की इंशाल्लाह एक लंबी आगे हमारी डिस्कशंस आएंगी। तो पीएच और उसका फैक्टर हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो है कोरोजन वर्सेस टेम्परेचर, तो वो हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोरोजन बढ़ेगी, और एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स ऑफ द कोरोजन ऑन द मेटल सरफेस एंड एक्सेलरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ कोरोजन। उतने सेल्स ज़्यादा बनते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने से। और एक इसके अंदर हमने एक फिगर दी हुई है, इन जर्नल फॉर एवरी 18 डिग्री फ़ारेनहाइट इन वाटर टेम्परेचर केमिकल रिएक्शंस डबल। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो जैसे ही 18 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो होगा, इंक्रीज़ होगा किसी सिस्टम का, तो रिएक्शन रेट कोरोजन रिएक्शन जो हैं वो डबल हो जाएंगे। अब अदर कॉजेज़ ऑफ कोरोजन जो हैं सिस्टम डिपॉजिट, अब इनको हम थोड़ा थोड़ा ही देख लेते हैं। एनोडिक पिटिंग साइट्स डिवेल्प, अंडर डिपॉजिट के अंदर भी कोरोजन, यानी कि डिपॉजिट्स ज़्यादा होंगे, जहाँ डिपॉजिट ज़्यादा होंगे वहाँ अंडर डिपॉजिट कोरोजन होगी। अब अंडर डिपॉजिट कोरोजन जो है वो बायोलॉजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल में तो बार बार कह रहे हैं कि वही सल्फेट रिड्यूसिंग मटेरियल है, और केमिकल में ये हो सकती है कि वहाँ क्लोराइड अटैक हो सकता है, और लोकलाइज्ड एरिया में लो पीएच हो सकती है। सल्फेट पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। फ्री जो क्लोराइड आइंस हैं वो एक पार्टिकुलर उस जगह पे उस डिपॉजिट के नीचे HCl बना के पीएच लो करके कोरोजन कर सकते हैं। वाटर वेलोसिटी, इट डिपेंड्स कि क्रिटिकल वाटर वेलोसिटी अगर हीट एक्सचेंजर के अंदर ना हो, अगर उसको वायलेट करेगी जो क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी हीट एक्सचेंजर की है, उससे अगर ज़्यादा होगी तो एरोजन होगी, द फिज़िकल मेटल लॉस। और अगर स्लो हो जाएगी तो उसमें कोरोजन भी होगी और डिपॉजिट भी होगी, और वही डिपॉजिट एंड अंडर डिपॉजिट जो है लीड्स टू द कोरोजन। तो इन लिक्विड पाइपिंग सिस्टम वेयर सॉलिड माइट बी प्रेजेंट अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जो 17 फुट पर सेकंड वेलोसिटी हम रिकमेंड करते हैं। जब भी हम कोरोजन कूपन असम्बली डिज़ाइन करते हैं तो कोरोजन कूपन असम्बली में फ़्लो मीटर लगाया है, इसी वजह से जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसका फ़्लो वो मेंटेन करें जो एक क्रिटिकल हीट एक्सचेंजर के अंदर फ़्लो चल रहा है, जो लाइंस में फ़्लो चल रहा है। अगर हम उस सिस्टम के अंदर कोरोजन कूपन लगा रहे हैं तो हम वो ही वेलोसिटी जो है, वही फ़्लो पानी का उसके अंदर जो है वो मेंटेन रखें। माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो भी ज़्यादा होगी, कोरोजन उससे ज़्यादा होगी। डिपॉजिट प्रोड्यूस कोरोजन उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं बायोलॉजिकल ग्रोथ के, उससे कोरोजन बढ़ेगी। सो व्यूअर्स, हमने कोरोजन को कुछ देखा, कोरोजन रिएक्शंस को, कोरोजन सेल्स को हमने समझने की कोशिश की कि मेटल के ऊपर कोरोजन डिवेल्प कैसे होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अब अपने इस लेक्चर को अब यहाँ अभी हम एंड करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी अभी कोरोजन के ऊपर मज़ीद थोड़ी सी बातचीत होनी है, फिर सारे इन लेक्चर्स को का एक सिलसिला इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और उम्मीद है आपको ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ज़रूर फ़ायदा इससे हो रहे होंगे, और अगर आपको ये फ़ायदा दे रहे हैं तो कमेंट्स में आप अपने इज़हार कर सकते हैं, और इनको लाइक शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ हम, ये नॉलेज जो लोग वाटर ट्रीटमेंट में काम कर रहे हैं और उनकी इन डेप्थ जानना चाहते हैं, उनके लिए, जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इस पूरे लेक्चर्स को जिन लोगों ने अभी हमें अगर ज्वाइन किया है, तो ये हमारा 3rd लेक्चर है। इससे पहले भी 2 लेक्चर मौजूद हैं, और ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होंगे सारे इंशाल्लाह। इसमें सारी की सारी वाटर ट्रीटमेंट की डिटेल को हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग दी वाटर ट्रीटमेंट केमिकल फॉर्मुलेशंस इवन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ आरओ प्लांट्स, और बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह आगे आएंगी। अब इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको ये स्लाइड पे नज़र आ रहा है। आपसे बस इसमें रिक्वेस्ट ये है, वॉइस मैसेज से कॉन्टेक्ट में रहा करें। कॉल्स को मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।